एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ लेज़र एट सेल्यूलर लेवल के बारे में, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड टेक्निक्स ऑफ लेज़र एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्यूलर लेवल पे लेज़र कैसे वर्क करता है। जब भी हम लेज़र थेरेपी अप्लाई करते हैं, लेज़र थेरेपी देते हैं किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लेज़र की जो बीम होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे टिश्यूज़ में। और वो एब्जॉर्ब कौन करता है? तो एब्जॉर्ब करता है मेलानिन, हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन और वाटर। ये सारे कंपोनेंट्स जो हमारे टिश्यूज़ में होते हैं वो सब लेज़र बीम को एब्जॉर्ब करते हैं। जब लाइट एब्जॉर्ब होता है तो फिर क्या पेशेंट को क्या फ़ील होगा? पेशेंट को एक सूदिंग वार्मथ फील होगा। जो लेज़र होता है वो फोटो बायो मॉड्यूलेशन पे वर्क करता है। यहाँ फोटो का मतलब है लाइट, बायो का मतलब है लाइफ और मॉड्यूलेशन का मतलब है चेंज। तो जो लेज़र होता है वो जब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, किसी पेशेंट को अप्लाई करते हैं, तो उसका मेन टारगेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंडोजिनस क्रोमोफोर्स होते हैं जिसको कि साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है? ये इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए और ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है। और ये एज अ रिज़ल्ट क्या करेगा? ये एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा एटीपी, फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये सारा कुछ ये प्रोड्यूस करेगा जो कि फर्दर क्या करेगा? इंड्यूस करेगा ग्रोथ फैक्टर प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करेगा सेल प्रोलिफरेशन को और मोबिलिटी को। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो लेज़र होता है वो मेनली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है। और जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्हांस होगा तो क्या होगा? एटीपी प्रोड्यूस होगा, फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड और आरओजी प्रोड्यूस होगा। और ये फर्दर क्या करेगा? ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, सेल प्रोलिफरेशन और मोबिलिटी को इन्हांस करेगा, जिससे कि क्या होगा कि जो भी डैमेज्ड टिश्यू है वो सारी हील होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ लेज़र थेरेपी हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेज़र अप्लाई करते हैं हमारी स्किन में वो एब्जॉर्ब होता है, हमारी टिश्यूज़ को एब्जॉर्ब करती है, तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं उससे। क्या चेंजेस आते हैं? जैसे कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस इंक्रीज़ होता है, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, एंजियोजेनेसिस, कोलेजन सिंथेसिस, मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी और सेरोटोनिन, ये सारा कुछ जो है इंक्रीज़ होने लगता है हमारी बॉडी में। और डिक्रीज़ क्या होता है? ब्रेडिकाइनिन, एक्टिविटी ऑफ सी फाइबर्स, ये सारे कुछ डिक्रीज़ होने लगते हैं। और ये इंक्रीज़ क्यों होता है, ये डिक्रीज़ क्यों होता है? तो जब भी हमारी टिश्यू हील होती है तो ये सारी चीज़ों का इंक्रीज़ होना सिंबलाइज करता है कि हमारी टिश्यू हील हो रही है। और ये ब्रेडिकाइनिन एक्टिविटी और इन सी फाइबर्स ये सब कुछ अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंडिकेट करता है हमारा कि टिश्यू हील हो रहा है। ब्रेडिकाइनिन वेजोडाइलेशन ये सब करता है, तो वेजोडाइलेशन अगर कम हो रहा है मतलब कि हमारी टिश्यू हील हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिकेशंस ऑफ लेज़र, मतलब कि कौन कौन से कंडीशन में हम लेज़र दे सकते हैं, लेज़र थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है वुंड हीलिंग, पेन, इडीमा, आर्थराइटिक कंडीशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बर्न्स और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में भी हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कि कौन कौन से कंडीशन में हमें लेज़र अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कार्सिनोमा, प्रेगनेंसी, हेमोरेज, एक्टिव इन्फेक्शन, हैवी मेडिकेशन और ड्राई स्किन। इन सारे कंडीशंस में हमें लेज़र अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेज़र थेरेपी देते समय थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों को प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि लेज़र की जो बीम होती है वो हमारे डायरेक्ट नेकेड आई के लिए बहुत हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ लेज़र एप्लीकेशन। तो इसके अंदर दो टेक्निक्स है, एक है ग्रिड मेथड और दूसरा है स्कैनिंग मेथड। ग्रिड मेथड में क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई एरिया है जिसको कि हमें लेज़र थेरेपी देनी है, तो इस एरिया को हम छोटे छोटे पार्ट्स में इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर लेंगे और फिर यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स को पहले इसको फिर इसको फिर इसको ऐसे करके सारे पार्ट्स को हम थेरेपी देना शुरू करेंगे। ये बेसिकली स्मॉल एरिया के लिए होता है। स्मॉल एरिया को हमने इमेजिनरी लाइन में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और सारे पार्ट्स को हमने एक्सपोज कर दिया धीरे धीरे लेज़र दे करके। नेक्स्ट जो हमारा स्कैनिंग मेथड है
ये बेसिकली लार्ज एरिया के लिए अप्लाई होता है, जैसे कि कोई एरिया है जो बहुत बड़ा है जिसको लेज़र थेरेपी देना है, तो वहाँ पे हम स्कैनिंग मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेसिकली लेज़र के प्रोब को ऐसे रखेंगे और ये धीरे धीरे सारे पार्ट्स को स्कैन करेंगे। तो ये इस तरीके से सारे पार्ट को स्कैन करते हुए लेज़र थेरेपी देते हैं, इसको कहते हैं स्कैनिंग मेथड। ये हो गया हमारा ग्रिड मेथड और स्कैनिंग मेथड। इसके अलावा हमारा होता है एक कॉन्टैक्ट मेथड और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है कि जो लेज़र का प्रोब है उसको हम स्किन के एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में रख करके थेरेपी देते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट मेथड में क्या करते हैं कि लेज़र के प्रोब को 1 सेंटीमीटर या फिर 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, स्किन के उतने डिस्टेंस पे रख करके हम उसको थेरेपी देते हैं। तो ये होता है डिफरेंस कॉन्टैक्ट मेथड और नॉन कॉन्टैक्ट मेथड में। तो कॉन्टैक्ट मेथड का एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम प्रोब रखते हैं तो सारी इंटेंसिटी, मतलब कंप्लीट इंटेंसिटी हमारे टिश्यू में जाती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नॉन कॉन्टैक्ट मेथड में जो होता है थोड़ा इन्वर्स लॉ रूल यहाँ पे फॉलो होता है, जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे हम रखेंगे उतना कम इंटेंसिटी, उतना कम वो एब्जॉर्ब कर पाएगा टिश्यू। तो इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट मेथड थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि हम किसी पेशेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट मेथड वाला थेरेपी दे रहे हैं, उसको वहाँ पे पेन हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो उस केस में नॉन कॉन्टैक्ट मेथड ही अप्लाई करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।